नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं एक बुक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। जो अच्छा किताब जो होगा, जो लाइफ से रिलेटेड किताब होगा, उसको मैं पढ़ करके आपके सामने व्यक्त करने का कोशिश करूँगा। और आपको अच्छा लगेगा ये प्रयास तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से हम बुक में जो लिखा हुआ है वो हम आपको समझा सकें। तो चलिए, आज जो बुक मैंने उठाया है वो देखिए। मैंने इसका एक शॉर्ट्स बना करके ओवरव्यू में दूसरे वीडियो में डाला था, उस चैनल पर होगा, जाकर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए, इस बुक को आप देख लीजिए फिर भी एक बार। ये बुक है दोस्तों, जीवन के अद्भुत रहस्य। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जिस पर भी आप देख रहे होंगे उसको देख सकते हैं। और ये बुक मैं शुरू करूँगा पढ़ना और आपको कोशिश करूँगा समझाने का। तो चलिए, ये जो है गौर गोपाल दास जी के द्वारा लिखा गया है, जीवन में कैसे पाए संतुलन एवं उद्देश्य। तो चलिए, इसका ये यहाँ से शुरू होता है, जीवन के अद्भुत रहस्य। जीवन में कैसे पाए संतुलन और एवं उद्देश्य। समझे दोस्तों, ये यहाँ से शुरू होता है, देख लीजिए। और ये टोटल जो है इसका दोस्तों, टोटल 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर टोटल है। आभार से नहीं, हम जो है दोस्तों ये प्रस्तावना आपको पढ़ के सुनाते हैं इसका। चलिए देखिए, क्या आपको मानसून का अनुभव याद है? यह स्वर्ग से पानी की सबसे भयंकर और गड़गड़ाहट भरी बौछारें लाता था। अगर आप इस भारी बारिश में फंस जाते हैं तो सूखा रहना लगभग असंभव है। इसी तरह दुनिया की चुनौतियों और नकारात्मक परिस्थिति में फंस जाना भी मुश्किल नहीं है। शांति की अनुभूति, प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करना जीवन में चुनौतियों से बचना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों के बीच जीवन को इस प्रकार से निर्देशित करना ताकि हम अपना पसंद का जीवन जी सकें। एडल्स हक्सले ने कहा था कि जो कुछ एक मनुष्य के साथ होता है वह अनुभव नहीं होता, अनुभव तो वह होता है जो इस परिस्थिति में मनुष्य करता है। अर्थात फर्क हमारी प्रतिक्रिया से ही पड़ता है। यदि हमारे पास कोई सबसे मूल्यवान अधिकार है तो वह है हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अपने जीवन की कहानियों के लेकर हमारे ऊपर चुनौतियां और कठिनाई आ सकती है। जैसे मानसून की बारिश हमारे सिर पर गिरती है, हम उन्हें खोजते नहीं, मांगते नहीं, वे स्वयं हमारे रास्ते में आती है। हमें यह तय करना होता है कि हमें उनसे कैसे निपटना है। खुशी आपने आप से नहीं आती। बचपन से ही हमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों की विधिवत शिक्षा मिलती है, लेकिन आमतौर पर खुशी उन विषयों में सम्मिलित नहीं होती। निष्ठा और संतुलन के साथ जीना ही जीवन का अद्भुत रहस्य है, जिसे इस पुस्तक में बताया गया है। ये सरल सिद्धांत है जिनका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा संतुष्टि की भावना का अनुभव करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप कभी चिड़चिड़ाहट या निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी लगता है कि जीवन आपके इच्छित मार्ग पर नहीं जा रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह एक संकेत है, शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य है उस संतुलन को ढूंढना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कभी नहीं। जैसे 4 पहिए पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारी कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। बाहरी स्तर पर पहियों का संतुलन उनके संयोजन में निहित है। यह समय की आवश्यकता के अनुसार हमारी प्राथमिकताओं को समायोजित करने और विशेष पहिए पर ध्यान केंद्रित करने के विषय में, जो संयोजन की स्थिति से बाहर है। जीवन किसी विशेष समय पर हमारे कामकाजी जीवन को हमारे व्यक्तिगत जीवन की तुलना में अधिक महत्व की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहा है जो अपने काम से जुड़े किसी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना चाहता है? बहुत मुश्किल होता है, वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ही व्यस्त होते हैं। कुछ दूसरे अवसरों पर हमारे व्यक्तिगत जीवन के समक्ष लगभग हर चीज गौण हो जाती है। क्या आपने विवाह की तैयारी में लगी किसी दंपत्ति से कार्यस्थल पर अधिक समय बिताने के लिए पूछा है? ऐसा करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस समय वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमें उन कार के पहियों के संयोजन की स्थिति में रखने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। संतुलन का एक अहम आयाम तथापि हमारे भीतर आंतरिक स्तर पर रहता है, जो हमारे दृष्टिकोण और मूल्यों से बंधा होता है। हमने इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में खोजने का यत्न किया। वह मानसिकता कार के पहिए में भरी गई हवा की तरह है। अगर कार के सभी पहियों में हवा का दबाव सही नहीं है
तो पंचर हो सकता है। कार के जो पहिया होते हैं, कहने का मतलब उसमें अगर हवा का दबाव एक सभी चक्का में एक समान अगर नहीं है तो बैलेंस गड़बड़ा सकता है और इससे पंचर हो सकता है और यह हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचने में रोक सकता है, हमारे मंजिल तक पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि हमें संतुलन के आंतरिक पहलुओं का सही संचालन करना है। यदि संतुलन के बाहरी सिद्धांत समायोजन और संयोजन है तो आंतरिक सिद्धांत दृष्टिकोण और मूल्य है। जैसे जैसे हमें अपने आप को बाह्य और आंतरिक रूप से संतुलित करते हैं, यही हमारी सफलता का आधार स्तंभ बनता है और यह महत्वपूर्ण है। हमें अपने स्टीयरिंग व्हील आध्यात्मिकता से दूर न जाएं। यदि सभी पहिए उचित संयोजन में हैं, टायरों में हवा का दबाव सही है, तो लेकिन हमारे हाथों में स्टीयरिंग व्हील नहीं है तो हम उस स्थान तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे जहां हमें जाना चाहते हैं। अगर सभी चक्का में बराबर हवा है, अगर आपके स्टीयरिंग आपके हाथ में ही नहीं है तो आप कहां जाना चाहते हैं, आपका मंजिल कहां होगा, ये ठीक से निर्धारित नहीं हो पाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसे आग के बिना मोमबत्ती नहीं जल सकती, हम आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आग के बिना अगर मोमबत्ती नहीं जलेगा तो हम आध्यात्मिक जीवन के बिना हमारा जीवन पूरा नहीं होगा, हम जीवन जी नहीं सकते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। आध्यात्मिक अभ्यास के वास्तविक रूप में हमारे जीवन के लिए उद्देश्य तय करती है और हमें पहुंचने योग्य एक बेहतर गंतव्य देती है। कभी कभी हमें खालीपन या खोए हुए होने का अनुभव हो सकता है और हमें लग सकता है कि जीवन न जाने हमें कहाँ ले जा रहा है। इस समय में हमें आध्यात्मिकता के स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से कसकर पकड़ना चाहिए। इस स्टीयरिंग व्हील के 4 भाग होते हैं: हमारे आध्यात्मिक अभ्यास संस्था जिससे हम जुड़ते हैं, संघ, हमारा चरित्र, सदाचार और भगवान तथा दूसरों के लिए हमारे कार्य सेवा। जब स्टीयरिंग व्हील के इन सभी पक्षों का सही पालन किया जाता है तो वे हमें अपने जीवन की कार अपने गंतव्य की ओर ले जाने की क्षमता देते हैं और वहां साथ साथ पहुंचे। चलिए दोस्तों, ये प्रस्तावना इसका खत्म हो गया और अगला जो पहला चैप्टर है वो है चाबियों को भूल जाना। चलिए दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुनिए। जब आप सफल बन जाएं, खुश देख लीजिए फोटो। जब आप सफल बन जाएं, खुशियों की चाबियों को न भूलें। खुशियां बहुत अर्जित कर लेने से नहीं मिलती, वे सोना बटोरने से भी नहीं मिलती, बल्कि वे तो व्यक्ति की आत्मा में रहती है। यानी खुशियां बहुत चीज उपलब्धि अर्जित कर लेने से नहीं मिलती है, वे तो आपकी सदैव आपकी आत्मा में रहती है खुशियां। ऐसा कहा था डेमोक्रिटस ने। मेरे लिए सार्वजनिक रूप से यह बता देना एक गलती हो सकता है कि मेरा पसंदीदा भोजन दक्षिण भारतीय है, क्योंकि इससे कारण पूरे वर्ष में नाश्ते में भी सांभर, दोपहर के भोजन में भी सांभर और रात्रि भोजन में भी सांभर खाता रहा हूँ। असल में मैं जहाँ भी गया सांभर मेरे पीछे पीछे चला गया। ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक अपने घर आमंत्रित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने इस अति प्रिय भोज के अपने निजी स्वादों से मुझे परिचित कराया। यह स्वाभाविक ही था कि इस पकवान के इतने स्वादों को चखने के बाद मैं इसका पारखी बन गया और मुझे पता चल गया कि किसी शहर में मुझे सबसे अच्छा सांभर कहाँ मिलेगा। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। यद्यपि मैं पूना में बड़ा हुआ, पूना में इनका थी हुआ है बड़े हुए, और तथापि मेरा दिल एक साधारण से आश्रम से जुड़ा हुआ था। ये आश्रम से जुड़े हुए थे कौन? गोपाल गोपाल दास, सॉरी दोस्तों। और एक साधारण से आश्रम से जुड़ा है। विरोधाभास यह है कि यह मुंबई महानगर की गगनचुंबी इमारतों के बीच में है। मैं इस आश्रम में पिछले 22 सालों से रह रहा हूँ, जहाँ मैंने प्राचीन ज्ञान के गुणों से स्वयं को समृद्ध किया और साथ साथ यह भी सीखता रहा कि दुनिया के साथ इसे व्यवहारिक स्तर पर कैसे बांटा जाए। वे लोग जो नियमित रूप से मेरे प्रवचनों में उपस्थित रहते थे, मुझे अपने घर पर दोपहर का भोजन के लिए आमंत्रित किया करते थे। उन्हें निराशा होती थी क्योंकि मैं प्रायः उनका आग्रह अस्वीकार कर देता था। ब्रह्मचारी होने के कारण मुझे लोगों से अतिरिक्त मेलजोल के प्रति सतर्क रहना होता था, क्योंकि मेरी अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए अनिवार्य थी। लेकिन कई महीनों तक चले आग्रह के कारण मैं संकोच बस श्रीमती अय्यर के घर जाने का आमंत्रण स्वीकार कर ही लिया। यह एक ऐसा निर्णय था कि जिसकी वजह से आगे चलकर सुख के बारे में मेरी समझ गहरी हो गई। ऐसे गोपाल गोरदास कहीं जाते नहीं थे, लेकिन इनके एक मित्र थे, तो उनके तरफ से निमंत्रण इनको मिला था दोपहर का भोज के लिए। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। और
जीवन में सुख का क्या महत्व है, ये उनके घर जाने के बाद इनको मालूम चला। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मई महीने के मध्य में मई मुंबई में परेशान कर देने वाली उमस होती है। हवा इतनी चिपचिपी हो जाती है कि आपकी कमीज पीठ से चिपकी रहती है। कहने का मतलब कि पसीना बहुत ज़्यादा चलता है और जो पसीना आपके पीठ में चलता है वो शर्ट या कपड़ा जो भी आप पहने रहते हैं वो पसीना से चिपका रहता है। लेकिन किसी को भी अनुभव समुद्र के आसपास के स्थानों पर होता है। भव्य बर्ली इलाकों के गगनचुंबी इमारत में, हरिप्रसाद और ललिता अय्यर के अपार्टमेंट में नहीं। यह मुंबई का वैसा ही इलाका है जैसे न्यूयॉर्क का फिफ्थ एवेन्यू और लंदन का पार्क लेन। वास्तव में अगर बोर्ड गेम मोनोपोली में मुंबई पर आधारित कोई अलग संस्करण होता, आप बर्ली इलाके के प्रसिद्ध पहले रॉयल या ओंकार 1973 जैसे टावरों को उतर जाते तो समझिए कि आपको भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती। और मैं वही था, एक ऐसा ब्रह्मचारी जिसके नाम 1 रुपया भी नहीं था। वह अपने सम्मानित मेजबान के 28वें माले के घर में बैठा हुआ अरब सागर की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। मतलब जो दोस्त यहाँ पर गए थे ये निमंत्रण पर, तो उनके घर से और अरब सागर में जो समुंदर है उसमें खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। इस ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। यहाँ आपको सचेत करना चाहूंगा कि इस कहानी में मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। इस संशोधन के कारण केवल उस दंपत्ति के प्रति संवेदनशीलता रखना ही नहीं है जिनकी निजी बातों में मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, बल्कि उन परिवारों को नाराजगी से भी बचना है जिन्होंने मुझे सांभर खिलाया और वह अय्यर परिवार के स्तर का नहीं था। दोपहर भोज मेरे लिए परेशानी से आरंभ हुआ। मैंने कभी सांभर को चम्मच के साथ नहीं खाया और यहाँ तो 3-3 थे। उन्होंने मुझे ओकवुड की बनी कीमती डाइनिंग टेबल के शीर्ष पर बैठाया गया था जहां से समुद्र साफ नजर आ रहा था। मतलब जिस डाइनिंग टेबल पर इनको खाने के लिए बैठाया गया वहां से पास में ही समुद्र का नजारा था और वो साफ साफ नजर आ रहा था। टेबल के बीच में एक चमकदार नाजुक सा सेंटर पीस था जो मध्याह्न के सूर्य की किरणों में चमक रहा था। टेबल को मेरे लिए ही सजाया गया था। एक वजनदार सुनहरी पत्ते के आकार की प्लेट, बत्तख के आकार की मोड़े गए साटिन के नैपकिन और प्लेट के चारों ओर अनेक आकृतियों और आकारों के चम्मच, छुरी, कांटे इत्यादि। मेरे सामने 3 चम्मच रखे थे, 2 चाकू दाईं ओर, 4 कांटे, फोर्क बाईं ओर। 4 कांटे, मैंने समझता था कि 4 कांटे हमारे पूरे आश्रम भी होंगे क्योंकि वहां तो सभी अपने 5 उंगलियों से इस्तेमाल करते थे। मतलब जहां पर ये रहते थे गोपाल गौरदास, वो हाथ से ही खाना खाते थे। इनका कहने का अर्थ मतलब ये हुआ। मैं थोड़ा असहज हुआ और मिस्टर अय्यर की ओर देखा। उनसे तथा उनकी पत्नी से प्रार्थना की कि वे मेरे साथ बैठकर भोजन करें। मुझे उस छुरी कांटी की भूल भुलैयों से निकालने के लिए नहीं बल्कि सानिध्य देने के लिए। मतलब साथ में खाना, मतलब आपके साथ अगर कोई भी रिलेटिव्स बैठ के खाते तो आपको भी खाने में मजा आता है और उनको भी अच्छा लगता है। तो उनका कहने का मतलब ये था, पति सानिध्य देने के लिए। अकेले बैठकर खाने में कोई आनंद नहीं है। और मिस्टर अय्यर स्वयं मुझे भोजन परोसना चाहते थे लेकिन मेरे आग्रह पर वे साथ बैठ गए। उनकी पत्नी न मानी। उन्होंने हठ की कि वे स्वयं हम दोनों को गर्मा गर्म डोसे तथा अन्य पकवान परोसेंगी जिन्हें उनकी चहल पहल भरी रसोई में खान सामों की फौज ने तैयार किया था। तो इसके बाद एक हाथ में डेजर्ट नाइफ और दूसरे हाथ में एक सलाद फोर्क पकड़े हुए मैंने डोसा काटने का प्रयत्न किया। जल्दी साफ हो गया कि मेरे लिए असमान था। हरिप्रसाद मेरी ओर देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने अपनी कमीज की बाजू ऊपर की ओर मोड़े और अपने हाथों से खाना आरंभ किया। यह मेरे लिए संकेत था कि मैं भी ऐसा कर सकता था। मैं प्रसन्न हो गया। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि भोजन सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब अपने हाथों से किया जाए। हालांकि हरिप्रसाद संपन्न व्यक्ति था, फिर भी घमंड उसके आसपास तक नहीं फटकता था। इतने ऐश्वर्य के बाद भी तुम इतने विनीत कैसे हो? मैंने उनसे पूछा। मुझे नहीं लगता कि मैं विनीत हूं, पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहूंगा कि यह विनम्रता मुझे अपने सरल और साधारण दक्षिण भारतीय माता पिता से मिली है जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह से बड़ा किया है। उसने उत्तर दिया। आज उसे भोजन कराने के लिए उसके आसपास कई लोग थे लेकिन हरिप्रसाद रहस्य में पैदा नहीं हुआ था। उसने सांभर में अपना डोसा डूबते हुए कहा, मैं चेन्नई के बाहर एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। उनकी पत्नी ललिता फिर से डोसे लेकर के आई और अपने पति को रुचि के साथ सुनते हुए क्षण भर के लिए बैठ गई। हरिप्रसाद ने कहा कि मेरे पिता एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। उनके वेतन से हमारे परिवार का भरण पोषण होता था। फैक्ट्री हमें मुफ्त में सूती कपड़े देती थी और जो मेरे बड़े भाइयों और बहनों को मिलते थे। मैं सबसे छोटा था। मुझे मिलने वाले कपड़े मेरे भाइयों द्वारा पहने हुए होते थे। मतलब यानी कि मैं जो कपड़ा पहनता था वो ऑलरेडी मेरे जो बड़े भाई थे वो पहन चुके होते थे। मेरे पिता ने हमारे लिए कड़ी मेहनत से काम किया। हम अब अपने कपड़ों को देखो,
इन्हें तुम खरीद सकते हो क्योंकि अपने सभी भाइयों बहनों में तुम ही सबसे चतुर निकले। ललिता ने उसे एक और गर्म डोसा देते हुए कहा। वे दोनों दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मुझे लगा कि अपनी ऊंची ब्रांड के कपड़ों में वास्तव में एक शिष्ट नेता लग रहा था। अपने माताजी के बारे में कुछ बताइए, मैंने कहा। मेरी माँ घर में ही रहती थी। वे हमें स्कूल से लेकर जाती थी, हमारे लिए भोजन पकाती थी और कठिन समय में हमारी सलाहकार बनती थी। वे अपने बालों को कसकर जोड़े में बांधे रखती थी, पर गले लगाने के लिए उनके साथ सदा खुली रहती थी। उन्होंने हमारी शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया हुआ था क्योंकि वे चाहती थी कि हम सब एक बेहतर जीवन जिए। सही लगता है, अब तुम वैसा ही जीवन जी रहे हो, मैंने कहा। हरि प्रसाद ने मेरे कथन पर कोई ध्यान न देते हुए आगे कहना जारी रखा। मुझे उन दोनों के बारे में तनाव याद है। पहला IIT मुंबई में प्रवेश पाना, दूसरा वहां रहते हुए ठीक से पढ़ाई करना। शुक्र है वहां यह सब इतने अच्छे से हो गया कि मुझे IIT में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और इस आधार पर तुम्हें तुरंत हार्वर्ड के MBA कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया। आगे देखिए दोस्तों, रसोई घर से ललिता की चांदी की ट्रे में आम की कुल्फी लाती देख हमारी बातचीत क्षणिक सी थमी। क्या तुम हार्वर्ड के विषय में बात कर रहे हो? ललिता ने मेरे मना करने पर भी मुझे 2 स्कूप कुल्फी देते हुए पूछा। कुल्फी, आइसक्रीम? भाई हम पहली बार मिले थे, उसने बताया। मैं वहां पर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी जब हम भारतीय विद्यार्थियों को ग्रुप में एक दूसरे से टकराए थे। यह पहली नजर का प्यार था। उस समय मैं दक्षिण भारतीय हरिप्रसाद से नहीं मिली थी, मैं तो हैरी से मिली थी, जिसे उसके अमेरिकन दोस्त इस नाम से बुलाते थे। बढ़िया, अब आगे से भी मैं तुम्हारे हैरी को कहूंगा, मैंने हंसकर कहा। लंच खत्म हुआ तो हैरी ने अपने काम के विषय में बताया। वह एक बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंट कंपनी के निदेशक के रूप में काम करती है। हार्वर्ड ने हैरी की सफलता के लिए उसे पदोन्नति दी थी और 45 साल की उम्र में ही वह कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र का निदेशक बन गया। वो फर्म के एशिया संचालन का दायित्व संभालता था फर्म का। आगे देखिए दोस्तों, हम अपने परिवार में बच्चों के आगमन के बारे में सोचने से पहले अधिक से अधिक लोगों को सहायता करना चाहते हैं। हम लोगों को सफलता के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं। हैरी ने अपनी पत्नी का हाथ हमें कहा। मुझे इस जोड़ी की सभ्यता और विनम्रता देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। ललिता का विश्व स्तरीय सांभर भी उनके बीच के प्यार और उष्मा का प्रतीक बना। शानदार लंच के लिए धन्यवाद। लंच हो चुका था, उसके लिए धन्यवाद किया गया। मैंने उन्हें विदा लेने के संकेत के साथ कहा, मुझे देर तक रुकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 1 घंटे के बाद आश्रम में हमारी एक मीटिंग है। उन्होंने कहा, मतलब जिनके दोस्त यहाँ गए थे, दोस्तों से कहा, क्या मेरे लिए एक टैक्सी बुलवा सकते हैं कार जाने के लिए? मैंने अनुरोध किया। टैक्सी? हैरी ने इस तरह से कहा जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। कृपया मुझे अपने आपको छोड़ने जाने का अवसर दीजिए। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपको मैं अपने कार से पहुंचाऊंगा। आश्रम की दूरी मात्र वहां से कुछ 30 मिनट की ही थी। मुझे याद है कि हैरी एक मर्सिडीज कार का मालिक था, उसमें बैठकर यात्रा जल्दी और आरामदेह होगी। मैंने स्वादिष्ट भोजन की ललिता को धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन मैंने देखा कि वह अपने पेट को पकड़े हुए और जैसे कि वह स्वस्थ अनुभव न कर रही हो। किसने? दोस्त का जो पत्नी था, उसके बारे में कह रहे हैं। इस बारे में मैंने न कुछ सोचा और न ही हैरी ने। हम लिफ्ट की ओर आगे बढ़े, जो पल भर में हमें बादलों से उठाकर भूमिगत पार्किंग गैरेज तक ले आई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, हैरी ने अपने आप को टटोला, कुछ वैसे ही जब किसी को लगता है कि उसका फोन उसकी जेब में नहीं है। मैंने अपनी कार की चाबियां भूल गया, हैरी ने। उसने कहा कि उसी वक्त लिफ्ट का बटन दबा दिया ताकि वह फिर से 28वें माले पर ले आए। मैं अभी लौट कर आता हूँ कहकर वह मुझे सुनसान पार्किंग में छोड़कर ऊपर चला गया। मैं जैसे ही इस कार पार्किंग के भीतर चढ़ा, स्वचालित रोशनियां जगमगा उठी और फिर जो देखा वो किसी जवान लड़की के लिए स्वर्ग की परिकल्पना हो सकता था। कल्पना की परिधि में सबसे महंगी कारों का मेला। मैं गैरेज में आसपास घूमने लगा, याद करते हुए बचपन में कारों का कितना दीवाना होता था। अपने बस्तरों की तरह नारंगी रंग की एक फरारी की साइड व्यू मिरर में अपने प्रतिबिंब देखकर थोड़ा सा हंस पड़ा। मुझे उस पार्किंग स्थल पर हैरी की मर्सिडीज नजर नहीं आई। तभी लिफ्ट के दरवाजे झटके से खुले और तुरंत हांफता सा हैरी अपना चाबी खनखनाता हुआ बाहर निकल आया। तुम्हारी मर्सिडीज कहाँ है? मैंने जिज्ञासा के साथ पूछा। दुर्भाग्य से मुझे उसे बेचना पड़ा। मुंबई के रास्तों के हिसाब से उसकी सासी बहुत लचीली थी। चेचिस कार का। उसकी जगह मैंने एक लेक्सस खरीद ली। मैंने सुना था कि इसे रखना एक सच्चे जेंटलमैन की निशानी है। मेरा अनुमान है कि एक अच्छी समस्या है। मर्सिडीज को बेचकर क्या लेक्सस खरीदा जाए? हम दोनों पुराने मित्रों की तरह हंसे। जैसे ही हम जल्दी से उसकी चमचमाती हुई लेक्सस की ओर बढ़े, मैंने बताया कि मैंने उनके स्टेटस की दंपत्ति से कितना प्रभावित हूँ। उनकी संपदा और प्रभावशीलता पुनः उसके आध्यात्मिक जड़ों से
रही थी। क्या तुम एक कहानी सुनोगे? मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगी। हैरी ने हाँ में सिर हिलाया और शहर के बीच से गुजरने वाली छोटी सी यात्रा के लिए हम दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया, उसने कार की पैसेंजर लाइट जला दी। मेरी ओर एकाग्रता से देखने लगा। छुट्टियों में अपने मित्रों के साथ बाहर जाना जीवन का सर्वोत्तम अनुभव होता है। एक बार मैंने और पुणे विश्वविद्यालय के मेरे 3 घनिष्ठ मित्र ने मेरे ब्रह्मचारी बनने से पहले मिलकर नई दिल्ली जाने का निर्णय लिया। हमने एक होटल बुक कर लिया था, पर हमें पता नहीं था कि हमारा कमरा एक ऊंचे भवन के 18वें तल पर है। हैरी को अपनी कार पार्किंग से निकलते देख मैं बोला, अपना सामान होटल में रखकर हमने ऑटो रिक्शा से शहर देखने का निर्णय लिया। हमने अपनी शहर लाल किले से शुरू हुई। चांदनी चौक में दोपहर का भोजन किया, लोटस टेम्पल में ध्यान किया, फिर इंडिया गेट किया और लॉन में आकर विश्राम करने लगे। एक दिन अच्छा बीता था, हम थक चुके थे, भूख भी लग रही थी। हमने तय किया कि अब होटल लौट चलते हैं और रूम सर्विस से खाना मांगा कर खा लेंगे। हम सूर्यास्त के बाद होटल पहुंचे तो पता चला कि होटल की जो लिफ्ट है वो खराब हो चुकी है। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया? तो हम जवान थे, हमने निर्णय लिया कि हम सीढ़ी से अपने कमरे तक जाएंगे। यह तो पागलपन, अगर मुझे मेरे घर तक चढ़ना पड़े तो मैं तो जिम की सदस्यता छोड़ दूंगा और शायद ललिता को तो मुझे अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ेगा। उसने मजाक किया। ऊपर पहुंचने पर हम पूरी तरह से थक गए थे। जैसे कि कहावत है, जब तुम मजे कर रहे होते हो तो समय भी आसानी से कट जाता है। मित्रों के साथ बोलते बतियाते और हंसते हुए हर काम आसान हो जाते हैं। सही है, उसने गर्दन हिलाकर कहा। आप सबने क्या बातचीत की? अरे भाई, हमने चुटकुले कहानियां सुनाई, एक दूसरे को हंसाया, आपस में मजाक किया। हम बिना किसी तरह की शिकायत किए तल के दूसरे तल तक चढ़ते गए। 15वें तल तक पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि हमारा एक जरा सा मोटू मित्र कुछ कम बोल रहा है। तुम ठीक तो हो? मैंने उससे कहा, मैं ठीक हूँ। उसने 2 टूक उत्तर दिया। सबका कोई न कोई ऐसा दोस्त होता है जो मजाक में फिसड्डी होता है। वो तो ऐसा ही था। तो मेरे सभी दोस्त मजेदार थे। हैरी ने कहा, तब मुझे लगता है कि शायद उनसे तुम ही मजेदार नहीं हो। मैंने उसे छोड़ते हुए कहा, तुम कुछ देर समझाने के बाद हमने उसे मना लिया। वह हमें एक किस्सा सुनाया। पहले वह थोड़ा हकलाया, फिर तेजी से बोल पड़ा। मेरी मजेदार कहानी यह है कि मैं हमारी कमरे की चाबी ऑटो रिक्शा में भूल आया। हमारे चेहरे लटक गए। हमने कुछ देर पहले ही लोटस टेम्पल में अहिंसा का सिद्धांत सीखा था, लेकिन इस स्थिति में अहिंसा का अभ्यास असंभव था। संयम शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए हमने लोटस होटल रिसेप्शन की ओर इस उम्मीद से वापसी यात्रा आरंभ की कि शायद हमें होटल से कोई अतिरिक्त चाबी मिल जाए। हैरी हंसते हुए दोहरा गया, मैं आपके चेहरे पर झलकती वेदना की कल्पना कर सकता हूँ। जब आपको पता लगा होगा कि उसके पास कमरे की चाबी नहीं है, तो मैंने हामी भरी। हालांकि वर्षों बाद मुझे इस कहानी के पीछे छिपा सबक समझ आया। तुम कार चाबी की भूल गए तो मैंने दोबारा इस विषय में सोचा। हैरी, तुमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। जैसी सफलता तुम्हें मिली है, लोग तो उसके सपने ही देखते रहते हैं। विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान के अध्ययन से लेकर एक प्रिय साथी पाने तक, ये गगनचुंबी इमारत के सर्वोच्च माली पर रहना और अपनी आयुष अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठा के साथ अंकों में वेतन पाते हुए तुम यहाँ तक आए हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपनी खुशियों को चाबी नहीं भूले। सामाजिक रूप से अपनी बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह भुला देना कि क्या हम अपने जीवन की अवस्था से खुश हैं बहुत आसान है। मुझे संतोष हुआ है तुमने जीवन के उस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। शायद यह सही है, हैरी ने असहज होते हुए कहा। अब वह मुस्कुरा नहीं रहा था। मुझे उसकी आवाज में आए बदलाव का एहसास हुआ। जब हम भूमिगत पार्किंग से निकले तो हमें एक असहज चुप्पी ने घेर लिया था। हमारे निकलते ही आसपास खड़े लोगों ने कार को विस्मय से घूरना शुरू कर दिया। मतलब जो कार से वो गए थे, कुछ ऐसा था जो वह कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम वह क्या था। दोस्तों, ये समाप्त हो गया पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। दोस्तों, कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी जो दोस्त हैं वो इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा। फिर और नेक्स्ट चैप्टर चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर के आपके सामने इसी तरीके से ऑडियो माध्यम के सामने लेकर के फेस टू फेस आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप इसे सुनिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा।